नर्सेस सब, तो आज के वीडियो में मॉडल पेपर 3 डिस्कस करेंगे। तो जो कि आपके अपकमिंग निम्हांस, कर्नाटक सीएचओ, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स और एमपी व्यापम एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो एसएससी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिनके भी निम्हांस में एग्जाम होने वाले हैं तो उनमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं कि आपको इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन है जो आएंगे, बट मोस्टली रखे गए हैं साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के क्वेश्चन। आप चाहें तो प्रीवियस पेपर निम्हांस के एक बार चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि निम्हांस का जो पेपर है हमेशा ही एज कम्पेयर टू जो नॉर्सेट जो एम्स के पेपर रहे उससे टफ आया है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि निम्हांस के पेपर में आपके लिए साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू अदर नर्सिंग एग्जाम के। और जिनका भी कर्नाटक सीएचओ के लिए पेपर है या फिर दिसंबर में एमपी व्यापम के लिए पेपर होता है तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर एंड तक जरूर बने रहें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लोग सीएचओ, एनएचएम स्टाफ नर्स या फिर एम्स के पेपर लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरे पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे एज यू विश। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियसली जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से निकाले गए क्वेश्चन है, जिनको हम मॉडल पेपर के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। एटलीस्ट 10 पेपर रखे जाते हैं, उनमें से फिर आपको क्वेश्चन है जो सिलेक्ट करके लाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम विथ रेशनल के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। तो कौन सा है जो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है किसका, प्राइमरी हेल्थ केयर का, पीएचसी का। ऑप्शन में होम विजिट, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लाए जाएं। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग ओनली इंग्लिश में ही मिल पाती है, बट जो हिंदी फॉर्मेट है उतना इजी नहीं रहता टाइप करना, इसीलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रिंसिपल कौन सा है। तो ऑप्शन में होम विजिट, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कि ये कब लाया गया था, तो अल्मार्टा डिक्लेरेशन के तहत इसको 1978 में लाया गया था। सेकंड इसकी डेफिनेशन, थर्ड इसके प्रिंसिपल जो कि 4 प्रिंसिपल होते हैं, और 5वें पे आते हैं इसके 8 हैं जो 8 एलिमेंट्स है, वो आपको याद रखना है, जो हमने लास्ट सीरीज में पढ़े भी हुए हैं पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक को। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर 4 प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर के। फिर आते हैं इसके एलिमेंट्स जो कि टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, आपको याद रखना है। एंड लास्ट में आता है कि ये कब लाया गया था, तो अल्मार्टा डिक्लेरेशन के तहत इसको 1978 में लाया गया था। आई होप आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर को मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स हो। नेक्स्ट इज 1 ml ऑफ इंजेक्शन पिटोसिन कंटेंस। तो 1 ml पिटोसिन का जो इंजेक्शन है आईवी रूट से दिया जाएगा, तो उसमें कितना है जो प्रेजेंट रहेगा, यूनिट mg या फिर mm में यहाँ पे कन्वर्ट करके बताना है। तो पिटोसिन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ही है जो कि ब्रांड नेम में मिलेगा, किससे, पिटोसिन के नाम से। तो यहाँ पर 1 ml पिटोसिन में कितना कंटेंट रहेगा, ऑप्शन में 5 mg, 50 mg, 5 IU या फिर 5 mm। तो 1 ml इंजेक्शन ऑफ पिटोसिन में कितनी यूनिट प्रेजेंट रहेंगी, तो वो होंगी 5 IU यूनिट। यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है जो कि ब्रांड नेम इसका, मार्केट में जो कंटेंट है क्या है, इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। डिलीवरी के टाइम पर क्या किया जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आए, बेटर कॉन्ट्रैक्शन आए, उसके लिए ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो ब्रांड नेम जो मिलेगा आपको पिटोसिन के नाम से मिलेगा, तो क्या है, ऑक्सीटोसिन ही। और 1 ml पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन में 5 IU यूनिट है जो प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट इज
वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड इन मैनिक एपिसोड इज। तो मैनिक एपिसोड में मैनिया की कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा मूड एलिवेट होंगे, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होंगे, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन में यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सल्टेशन या फिर इलेशन। तो मैनिक एपिसोड आते हैं जब दो तरीके की कैटेगरी होती है, मैनिया और दूसरी होती है डिप्रेशन। तो यहाँ पर पूछा है कि मैनिक एपिसोड में सीवियर मूड एलिवेशन के लिए क्या टर्म है जो, और बहुत ही ज्यादा वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड पूछा है तो वो क्या है, वो एक्सटेसी। और जो यहाँ पर यूफोरिया, एक्सल्टेशन और इलेशन है, जो वर्ड यहाँ पर टर्म दिए हुए हैं, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या होना, खुश होना, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और वेल बीइंग। यूफोरिया कभी कभी किसी मेडिसिन के कारण भी हो सकता है। मैनिया में मैं आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, बट डिप्रेशन में देखने को नहीं मिलेगा। डिप्रेशन के पेशेंट कभी भी आपको हंसते हुए नहीं मिलेंगे, बट मैनिया वालों में यहाँ पर क्वेश्चन में है कि सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, तो यदि आपके मूड बहुत ज़्यादा एलिवेट हो रहा है, हाई हो रहे हैं, तो क्या एक्सटेसी। और आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैप्पीनेस और वेलबींग होती, तो यह यूफोरिया। और फिर यहाँ पर जो टर्म है इलेशन एंड एक्सल्टेशन, ये दोनों टर्म है जो किससे मिले जुले हुए टर्म है, ये सभी आपकी हैप्पीनेस से जुड़े हुए टर्म है। और यहाँ पर और कभी कभी क्या होता है, जो एक्सल्टेशन की कंडीशन होती है स्पेशली, तो यूफोरिया और इलेशन इन दोनों में क्या होंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बट जो एक्सल्टेशन की कंडीशन है इसमें क्या होगा, आपको इसमें भी आपको खुशी होगी, बट किसी रेयर चीज़ को लेके खुशी होगी। और जो यहाँ पर एक्सटेसी है, इसमें आप अपना सेल्फ कंट्रोल ही खो देंगे, जो कि मैनिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको कभी कभी लोग सोसाइटी में पागलपन के नाम से भी अनाउंस करने लगते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल ही खो देगा, तो टेम्प्ररी और क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस है वो भी चली जाएगी, बेहोश भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता है, रिलीजियस वेस्टर्निज्म को लेके, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके, या फिर किसी ड्रग्स के कारण। तो मेनली जो मैनिक एपिसोड में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो यही होती है, एक्सटेसी। इसमें पर्सन अपनी सभी चीज़ें भूल जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, और जब मैनिया और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप याद रखें कि यदि किसी पर्सन में, एक ही पर्सन में दो अलग अलग टाइम पर मैनिया और डिप्रेशन के सिम्टम देखने को मिलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश है वो, मैनिया के सिम्टम शो कर रहा है, और दूसरे ही पल या दूसरे दिन वो डिप्रेशन की कंडीशन में, तो वो क्या कहलाता है, बाईपोलर डिसऑर्डर। बाई मीन्स टू। तो यहाँ पर मैनिया और डिप्रेशन के सिम्टम जब किसी सेम पर्सन में देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग टाइम पर सिचुएशन में, तो वो क्या कहलाते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर। एंड देन आफ्टर इसके ट्रीटमेंट को जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो भी एग्जाम में आती है आपके लिए, मैनिया में क्या यूज़ किया जाएगा और डिप्रेशन में क्या यूज़ किया जाएगा। तो ये सभी मेडिसिन भी आप याद रखें, इनके स्पेशली साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर मैनिक एपिसोड में सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड को क्या कहा गया है, एक्सटेसी, जिसमें पर्सन अपना सेल्फ कंट्रोल खो सकता है और साथ ही साथ कुछ टाइम के लिए या फिर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए बेहोश भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीकंटामिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट बिफोर फाइनल डिस्पोजल इज। तो फाइनल डिस्पोजल के पहले यदि हमें इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्पोज करना है, डीकंटामिनेट करना है, डिस्पोज करने के पहले डायरेक्ट हम डिस्पोज तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए कौन सी मेथड है जो बेस्ट रहेगी? ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग, थ्रेडिंग, इंसिनरेशन या फिर पल्वराइजेशन। तो जो डिस्पोज करने के पहले हमें जो भी मेथड अपनाएंगे हम इन्फेक्शियस वेस्ट को डीकंटामिनेट करने के लिए, वो होगी बेस्ट मेथड है, जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग हर एक एग्जाम में आता है, या तो इसका टेम्परेचर पूछा जाएगा आपसे या फिर ड्यूरेशन पूछा जाएगा। तो ऑटोक्लेव में एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ड्यूरेशन होता है। उसके अलावा आपको एग्जाम में एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ऑटोक्लेविंग मशीन होती है, इनमें जो टेम्परेचर और ड्यूरेशन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, बट कितना वेट है जो आप, कितना इन्फेक्शियस वेस्ट है, मटेरियल है जो आप ऑटोक्लेविंग मशीन में डाल रहे हैं, उस पर भी कभी कभी इनका टेम्परेचर और जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है।
बट यहाँ पर एक जो एक्यूरेट टेम्परेचर होता है वो एग्जाम में जनरली आता है वो 121 डिग्री सेल्सियस इन 15 to 20 मिनट, एग्जाम में ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर वेस्ट डिस्पोज करने के पहले जो बेस्ट मेथड होगी डिकंटामिनेट करने के लिए तो वो क्या है, ऑटोक्लेविंग। इंसिनरेशन जनरली जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, प्लेसेंटा या फिर एम्पुटेटेड हैंड हो गया, फिंगर्स हो गई, लेग्स हो, कुछ भी बॉडी का जो एनाटॉमिकल वेस्ट रहेगा उसको इंसिनरेशन की प्रोसेस से डिस्कार्ड किया जाता है। याद रखें एग्जाम में आता है क्वेश्चन इंसिनरेशन का भी। नेक्स्ट इज द मसल दैट लाइज ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वॉल इज, तो कौन सी मसल है जो थोरेसिक वॉल के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगी? ऑप्शन में है पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स। तो थोरेसिक वॉल के एंटीरियर पोर्शन में मसल पूछी है आपसे तो वो होगी पेक्टोरलिस मेजर मसल। नेक्स्ट इज द टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब आइडियोसिनेट्रिकली फॉर्म्ड न्यू वर्ड्स whose derivation cannot be understood easily is, तो ऐसा टर्म आपको बताना है जो क्या है, आइडियोसिनेट्रिकली है, मतलब कि कुछ नया बनाया गया है और उस जो वर्ड बनाया गया है नया उसका मतलब समझना भी उतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में मैनरिज्म, म्यूटिज्म, नेगेटिविज्म या फिर नियोलॉगिज्म। तो नया वर्ड बनाया है, किसी और को समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नियोलॉगिज्म। और यहाँ पर जो अदर टर्म है मैनरिज्म, मैनरिज्म का मतलब है कि किसी और की मिमिक्री टाइप से करना, आप जो भी कुछ सामने वाला बोल रहा है उसको बार बार रिपीट करना। somebody's particular way of speaking और a particular movement he or she often does, यदि मैं कुछ कर रही हूँ, यदि अपने हाथ धुल रही हूँ या फिर कुछ बोल रही हूँ, मूवमेंट कुछ भी ऐसे बात कर रही हूँ तो कोई दूसरा आके सेम उसी चीज़ को रिपीट करेगा, उसी तरीके की हरकतें करेगा तो वो क्या है, मैनरिज्म। म्यूटिज्म का मतलब है इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू स्पीक, अपनी इच्छा से बात ही नहीं करना। ये चीज़ जनरली आप डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। आपके लिए जो डिप्रेशन के पर्सन है वो अपनी इच्छा से कभी कुछ बात ही नहीं करेंगे या फिर उनमें एक तरीके की कोई डिप्रेशन के अलावा कोई और भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा आपको म्यूट हो जाना। और फिर आता है यहाँ पर नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म भी क्या है, साइकेट्रिक सिम्टम है जो कि नेगेटिव साइकेट्रिक सिम्टम में आता है। तो इसमें पर्सन क्या आएगा, उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप्स के थॉट्स आएंगे। बट यहाँ पर जो एग्जाम में नियोलॉगिज्म है, कन्फेबुलेशन है, कुछ साइकेट्रिक के नॉर्मल टर्म है जो एग्जाम में आते हैं। तो बेसिक मेमोरी गैप को फिल करने के लिए टर्म एग्जाम में आता है तो वो कन्फेबुलेशन। दूसरा नए वर्ड यदि कोई पर्सन बनाता है समझ में नहीं आ रहा तो न्यूलोगिज्म। और अदर जो छोटे छोटे टर्म है वो साइकेट्रिक के एग्जाम में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज, तो ईसीटी का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। दो तरीके के कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, एक तो रिलेटेड मतलब कि इस टाइप कुछ डिसीज़ हैं बट दे सकते हैं जिस केस में मेडिसिन इफेक्ट ना करें। दूसरे होते हैं एब्सोल्यूट मतलब कि कुछ भी हो जाए हमें ईसीटी देना ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की कैटेगरी में रख देते हैं कि हमें देना ही नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या होगी? ऑप्शन में राइज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, रेटिनल डिटैचमेंट, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो जो ईसीटी थेरेपी है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक इन पेशेंट में दी जाती है, कैटाटोनिया के पेशेंट में दी जाएगी, ये डिप्रेशन में दी जाएगी, कभी कभी सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है, मैनिया वालों को भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो ईसीटी थेरेपी दी जा रही है तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका क्या होगा? तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा इसका वो होगा राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और टेंशन। जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो उस टाइम पर ईसीटी नहीं दी जाती है। इसका एग्जाम में आपसे रिजल्ट जो बोल्ट है कितना पैरामीटर पे वोल्ट यूज़ किया जाता है ईसीटी में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है तो इसमें जनरली 70 से 120 वोल्ट है जो अप्लाई किया जाता है। बट इसके साइड इफेक्ट भी अलग अलग तरीके से होते हैं ईसीटी के। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की।
तो जो ईसीटी दी जाती है उसके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन मेन है, तो वो इंक्रीज्ड आईसीपी। जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो उस टाइम पर कभी भी ईसीटी नहीं दी जाती है। उस टाइम पे जो मेडिसिनल मैनेजमेंट है वो अपनाया जाएगा, भले उससे पेशेंट को कम आराम लगे, बट जब भी आईसीपी बढ़ा हुआ उस टाइम पर हम ईसीटी नहीं दे सकते हैं। दूसरे आते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है तो ठीक है, बट ऐसे केस हैं कुछ जिसमें हम ईसीटी को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कार्डियोवैस्कुलर केस में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म और अर्थमिया। दूसरा सेरिब्रोवास्कुलर में जिसमें स्ट्रोक के हों, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हो, एन्यूरिज्म हो ब्रेन में, तो वो आ जाएंगे। और सीवियर पल्मोनरी डिसीज में जैसे कि निमोनिया, अस्थमा और टीबी वालों को है जो ईसीटी नहीं दी जाएगी। ईसीटी दी किन किन को जाएगी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ईसीटी के जो इंडिकेशन आपसे एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईसीटी के इंडिकेशन है क्या, ईसीटी किन किन लोगों में है जो दी जा सकती है। तो ईसीटी जनरली कैटाटोनिया के पेशेंट, बट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईसीटी जब दी जाती है जब पर्सन मेडिसिन से ठीक ना हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके सीधे ईसीटी दे दो, पहले पर्सन के ऊपर मेडिसिनल मैनेजमेंट अपनाया जाता है। यदि वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तब जाके उसको ईसीटी दी जाएगी। तो जनरली ईसीटी जब दी जा रही है तो ईसीटी के इंडिकेशन भी आपको पता होना चाहिए, किन किन पेशेंट में ईसीटी को है हम जो दे सकते हैं। ईसीटी जनरली मैनिया, जो ऐसे पर्सन मैनिया के पर्सन हो बट वो ठीक नहीं हो रहे हो तो उनको ईसीटी दी जा सकती है। मेजर डिप्रेशन वालों को, कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं सीजोफ्रेनिया के, उनको ईसीटी दी जा सकती है। बट जब भी जो भी मेनली डिप्रेशन और मैनिया वालों में इसको अपनाया जाता है और कैटाटोनिया में, बट अदर कुछ रिलेटिव इंडिकेशन भी होते हैं बट वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। नेक्स्ट इज द अदर नेम ऑफ बॉडी मास इंडेक्सेस। तो बॉडी मास इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में या तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर बॉडी मास इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, या फिर बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, और जो नॉर्मल है ओबीस कंडीशन है तो कितनी होनी चाहिए। तो जो बॉडी मास इंडेक्स है यहाँ पर वो हम देखेंगे। तो बॉडी मास इंडेक्स का दूसरा नाम है यहाँ पर क्वेटलेट इंडेक्स। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है बट वो नर्सिंग फील्ड में उतना यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स को क्या कहा जाता है? क्वेटलेट इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला है बीएमआई कैलकुलेट करने का वो होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में आता है, आप याद रखें कि वेट किस में हो, किलोग्राम और हाइट मीटर स्क्वायर पर डिवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि अंडर वेट, यदि जिसकी बीएमआई कितनी है, तो अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट के फिर ग्रेड आते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यदि बीएमआई कितनी हो, लेस देन 19, यदि बीएमआई आपकी 19 से कम है तो आप किसमें, अंडर वेट की कंडीशन में। और जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है वो होता है 19 to 24.9, 19 से 24.9 तक है जो क्या है, नॉर्मल बीएमआई है। फिर आता है ओवर वेट। तो ओवर वेट में ग्रेड फर्स्ट में यदि बीएमआई 25 to 29.9 है तब नॉर्मल मानी जाएगी। ग्रेड सेकंड ओबीज कैटेगरी में आएगा तो इसमें 30 to 39.9 मानी जाएगी। और ग्रेड थर्ड में मॉर्बिडली ओबीज, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको और बीमारी हो सकती है, आपकी यदि इतनी बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो उसमें मोर देन 40 है जो क्या हो जाएगा, ओबीज, मॉर्बिडली ओबीज हो जाएगा। मतलब मॉर्बिडली ओबीज का मतलब है कि आपको कोई और डिसीज़ भी होने के चांसेस होंगे। किसके कारण? मोटापे के कारण, आपकी बीएमआई बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर क्वेटलेट इंडेक्स को ही और बॉडी मास इंडेक्स सेम टर्म है। फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अंडर वेट है यदि आप, तो आपकी बीएमआई लेस देन 19 होगी, नॉर्मल वालों की 19 to 24.9। ओवर वेट में ग्रेड फर्स्ट आएगा तो उसमें 25 to 29.9 क्या है, ओवर वेट में ग्रेड फर्स्ट है। ग्रेड सेकंड ओबेसिटी में आएगा जो कि 30 to 39.9 है। और ग्रेड थर्ड आता है मॉर्बिडली ओबीस कंडीशन, जिसमें आपकी बीएमआई मोर देन 40 होगी। मॉर्बिडली ओबीस सिचुएशन में आपको कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो इसीलिए इसको क्या कहा गया, मॉर्बिडली ओबीस।
नेक्स्ट इज द टर्म सेफेलोकॉइडल मीन्स। तो सेफेलोकॉइडल का मतलब क्या है? ऑप्शन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेंटर टू मिड लाइन, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, या फिर हेड टू टेल। तो सेफेलो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको यदि ऐसे याद नहीं होता, सेफेलो से आप याद कर सकते हैं। सेफेलॉन का मतलब क्या होता है? हेड से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको कॉइडल का मतलब होता है टेल और पूंछ। तो हेड टू टेल डेवलपमेंट है क्या? सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट में आएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्शन एग्जाम में आता है। देखिए अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यूपीपीएससी के पेपर में कि जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंसी से एडोलेसेंट एज तक जो डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी का, वो किस में आएगा? तो वो आएगा सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट में, जिसमें क्या हो रहा है आपका हेड टू बॉटम और हेड टू टोज डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आपके हाथों पे कंट्रोल होगा, टॉर्सो, फाइनली लेग्स, और जो बॉडी है पूरी वो प्रॉपर डेवलप होगी। तो सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट आपसे पूछते हैं तो हेड टू टो बताना है, और प्रॉक्सिमल पूछते हैं तो सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू आउटर और एक्सट्रीमिटी आपको बताना, सेंटर टू मिड लाइन एक्सट्रीमिटी, या फिर जो सेंटर पार्ट है यहाँ से जब आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है सेंटर से एक्सट्रीमिटी की तरफ, हैंड एंड लेग्स की तरफ, तो वो क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। बट हेड टू टो डेवलपमेंट होता है तो क्या है? सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, इंसान के पास, जानवरों के पास पैर होते हैं, बट जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनके लिए कौन से ऑर्गन है जो उनकी इस काम में हेल्प करेंगे? ऑप्शन में फिम्ब्री, कैप्सूल, स्पोर्स, या फिर फ्लैजिला। तो लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया ऑर्गन है क्या है? फ्लैजिला। अब बात आती है फ्लैजिला की, तो चलो बैक्टीरिया के पैर क्या होगा? फ्लैजिला, मतलब कि इनके लोकोमोटिव ऑर्गन होगा, इनसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब इसमें भी टाइप होते हैं बेस्ड ऑन फ्लैजिला। यदि सिंगल फ्लैजिला है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? पोलार और मोनोट्राइकस। इसमें सिंगल फ्लैजिला रहेगा, वो भी वन पोल पर। फिर आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब होता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। विब्रियो कोलेरा का बैक्टीरिया होता है, उसका फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा, तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। फिर आता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में एक ही पोल पर, एक ही साइड पर बहुत ज़्यादा फ्लैजिला रहेंगे, वो किस में आएगा? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में। लोफो का मतलब है यहाँ पर एक ही साइड बहुत ज़्यादा फ्लैजिला का होना। तो लोफोट्राइकस जो बैक्टीरिया है या फिर इनके फ्लैजिलर अटैचमेंट के बेस पर इसको नापा गया है, तो इसमें एक साइड बहुत ज़्यादा फ्लैजिला होंगे। फिर आता है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब है कि बोथ पोल्स पर, दोनों पोल्स पर एक एक क्या होगा? एक एक फ्लैजिला होगा। पेरिट्राइकस में पूरी जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसके ऊपर रहेंगे। फिर आता है एम्फीफोइट्राइकस। तो एम्फीफोइट्राइकस का मतलब है कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ हैंड्स। बहुत ज़्यादा फ्लैजिला है कहाँ पर? दोनों पोल्स पर, दोनों साइड एंड पर, बट पूरी बॉडी पर नहीं है। पेरिट्राइकस में पूरी बॉडी पर रहेंगे, एम्फीट्राइकस में दोनों साइड एक एक फ्लैजिला रहेगा, लोफोट्राइकस में एक ही साइड बहुत सारे फ्लैजिला रहेंगे, और पोलर और मोनोट्राइकस में ओनली सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज द मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। इनमें से मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन में है ब्यूप्रोपियोन, एमिट्रिप्टिलिन, सर्ट्रेलिन, या फिर लिथियम। तो जो मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है जो कौन सा है, तो वो लिथियम। लिथियम को क्या कहा गया है? मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज। तो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन यदि होती है, प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाई होना। तो प्री एक्लेम्सिया में जो बायोकेमिकल मार्कर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन में है राइज्ड हीमोग्लोबिन लेवल, राइज्ड हेमाटोक्रिट वैल्यू, राइज्ड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, या फिर राइज्ड यूरिक एसिड लेवल।
तो प्री एक्लेम्सिया का जो बायोकेमिकल मार्कर यहाँ पे पूछा गया है, इसमें क्या होगा, वो राइज्ड यूरिक एसिड लेवल। यहाँ पर यही क्यों कहा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होगी, हाइपर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में कम होने लगेगी, जिसके कारण यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा। जब यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा प्रेगनेंसी में, तो अलग अलग टाइप की सिचुएशन होंगी। तो हाइपर यूरेसीमिया इन प्री एक्लैम्प्टिक वुमेन इज प्राइमरली ड्यू टू रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि 125 होती है। प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपर यूरेसीमिया और यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण GFR है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और यहाँ पर जब प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया की बात की जा रही है, तो इनका एक माइनर सा एक ही सिम्टम है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। दोनों केस रहेंगे प्रेगनेंसी में ही सॉरी, BP की कंडीशन दोनों केस में बढ़ेगी, बट जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 90 से मोर देन 90 to 109 तक बढ़ सकता है। साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया रहेगा, बट एडिमा भी रहेगा। दोनों केस में एडिमा रहेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा, बट और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बट एक ऐसी कंडीशन है जो इन दोनों में सेम नहीं है, वो है प्री एक्लेम्सिया में कभी भी कन्वल्जन्स नहीं आएंगे और ना ही पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। बट एक्लेम्सिया में यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 प्लस से ज़्यादा जाता है तो कन्वल्जन भी आएंगे और इवन पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और डेंजरस साइन यदि प्री एक्लेम्सिया के पूछे जाते हैं तो वो हेडेक, ब्लड विजन और अपर एब्डोमिनल पेन। तो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया का यदि आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो एक ही चीज़ याद रखनी है आपको कि प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, दोनों में होगा। बट प्री एक्लेम्सिया में कभी भी कन्वल्जन्स नहीं आएंगे, जो कि एक्लेम्सिया में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही एक सिम्टम है जो डिफ़र करेगा, अलग करेगा एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से। नेक्स्ट इज विच हेल्थ एजुकेशन मेथड इज़ यूज्ड बाय विजिटिंग अ ब्लड बैंक ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग। तो यदि आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग है तो आप ब्लड बैंक के लिए विजिट करने जाते हैं तो क्या हेल्थ एजुकेशन मेथड अपनाएंगे। ऑप्शन में फील्ड ट्रिप मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले या फिर स्किट। तो यदि आपको ब्लड बैंक विजिट करने जाना है अपनी कम्युनिटी पोस्टिंग में तो आप कौन सी मेथड अपनाएंगे, तो वो होगी फील्ड ट्रिप मेथड। आप वहीं जाके इस चीज़ के लिए हेल्थ एजुकेशन की जो मेथड है फील्ड ट्रिप मेथड, उसको अपना के वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वैक्सीनेशन किस टाइप का एग्जाम्पल है। ऑप्शन में हार्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी या फिर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का, जिससे आपको आर्टिफिशियल का मतलब है कि बनी हुई इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है जो एडमिनिस्टर की जाएगी, तो क्या होगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द मेंटल हेल्थ बिल बिकम मेंटल हेल्थ एक्ट। तो मेंटल हेल्थ बिल को है जो मेंटल हेल्थ एक्ट है कब बनाया गया। ऑप्शन में 1990, 1912, 1987 या फिर 1985। तो मेंटल हेल्थ बिल के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया 1987 में। देन यहाँ पे आपको चार चीज़ें याद रखनी। मेंटल हेल्थ एक्ट पूछते हैं तो 1987 में आया था 1987 में। यदि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पूछते हैं तो 2017 में। इसमें फिर कुछ चेंज किए गए थोड़े। ल्यूनेसी एक्ट आता है तो 1912 में। तीन चीज़ें याद रखें। मेंटल हेल्थ एक्ट यदि आपसे डायरेक्ट पूछते हैं तो 1987 1987 में आया। ल्यूनेसी एक्ट पूछते हैं तो 1912 में। फिर आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, तो ये कब आया 2017 में, 2017 में। नेक्स्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल में इनमें से कौन सा शामिल है। ऑप्शन में अथेंटिसिटी, ऑडियो विजुअल एड्स, मैन पावर या फिर क्रेडिबिलिटी। तो हेल्थ एजुकेशन का एक प्रिंसिपल है इनमें से, वो क्या है क्रेडिबिलिटी। क्या है क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर और भी दिए हुए हैं हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल। इंटरेस्ट, जब आप किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ दें, अपने पूरा इंटरेस्ट उसमें लगाएं। साथ ही साथ जो हेल्थ एजुकेशन गेन कर रहा है आपसे ले रहा है उसको भी उस चीज़ में इंटरेस्ट है। दूसरा है पार्टिसिपेशन। इसमें दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मोटिवेटिंग आपकी हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए।
कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, नॉन टू अननोन, जो चीज़ें आप जानते हैं पहले उसको बताएं, देन आपको जो सामने वाले को पता नहीं है वो समझाएं। री इन्फोर्समेंट थ्रू द रिपीटेशन, आप यदि हेल्थ एजुकेशन देते हैं और पर्सन को समझ में नहीं आता है तो उस चीज़ को आप रिपीट करके बताएं। फिर आता है गुड ह्यूमन रिलेशन के साथ आप हेल्थ एजुकेशन दें। तो क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए हेल्थ एजुकेशन के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर रिसेंट फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाएगा फीटल कंटामिनेशन ऑफ वाटर के लिए, सॉरी फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर के लिए। तो ऑप्शन में इकोलाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, स्ट्रेप्टोकोका या फिर स्यूडोमोनास। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। सीरीज 4th में है, आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।